मायके से 5 महीने के हार्दिक को लेकर लौटी मैथिली को स्टेशन पर ही जब परिमल ने अपनी बाहों में भर लिया तब वह प्रशंसा से खिल उठी। घर आकर बुरी तरह गंदा और बिखरा हुआ घर देखकर उसकी सारी खुशी उड़ गई। परिमल ने जब उसे बताया कि उसके जाने के बाद कौशल्या ने काम छोड़ दिया है तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। कौशल्या उसके घर में 3 साल से काम कर रही थी। उसके बेटा बहू एक सड़क दुर्घटना में मर गए थे। एक 12 साल की पोती के अलावा उसका कोई नहीं था। मैथिली के गर्भवती होने की खबर से कौशल्या बहुत खुश थी। उसने एक माँ की तरह पूरे समय मैथिली का ख्याल रखा था। मैथिली ने परिमल से कौशल्या के काम छोड़ने का कारण जानने की कोशिश की। इतने दिन से इतनी अच्छी तरह काम कर रही थी, भरोसा हो गया था उस पर, लेकिन अब ऐसी क्या बात हुई कि उसने काम छोड़ दिया और तुमने मुझे फ़ोन पर बताया भी नहीं। वह जानकर तुम क्या कर लेती, बेकार में चिंता करती। मैं दूसरी काम वाली ढूंढ दूंगा। जब मैथिली ने कॉलोनी के दूसरे घरों में पता किया तो मालूम हुआ कि कौशल्या ने अचानक सारे घरों में काम छोड़ दिया है और अपने गांव चली गई है। मैथिली को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक कौशल्या पूरी कॉलोनी का काम एक साथ कैसे छोड़कर जा सकती है। उसे पता था कि गांव में उसके पास एक टूटा फूटा घर के सिवा कुछ नहीं है। बेटे बहू की मृत्यु के बाद वह शहर इसीलिए आ गई थी कि दीपाली को पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बना देगी। इस समय दीपाली 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। कभी कभी मैथिली भी उसकी पढ़ने में मदद कर देती थी। किसी को अधिक कुछ पता नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वह कौशल्या के गांव जाकर सच्चाई का पता करे, लेकिन ये संभव नहीं था। मन मारकर रह गई। कौशल्या और दीपाली से उसे भी बहुत लगाव था। कौशल्या को भी उस पर बहुत भरोसा था। वह उसके घर के अलावा दीपाली को किसी के घर जाने नहीं देती थी। प्रसव के लिए मायके जाते समय कौशल्या ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जल्दी से बच्चे को लेकर वापस आना। मैं बच्चा और घर दोनों संभाल लूँगी, साथ ही तुम्हें भी खिला पिलाकर थोड़े ही दिनों में फिर से मजबूत बना दूँगी। मैथिली को कौशल्या और दीपाली की बहुत याद आती थी। उसने निश्चय कर लिया था कि जब भी वह मायके जाएगी बिना परिमल को बताए कौशल्या के गांव जरूर जाएगी। हार्दिक 1 वर्ष का हो गया, लेकिन उसे मायके जाने का अवसर नहीं मिला। जब इस बार वह मायके पहुंची तब वह कौशल्या से मिलने उसके गांव चली गई। वहां पहुंचकर उसे कुछ ऐसा पता चला कि वह उस गरीब स्त्री के समक्ष शर्म से गड़ गई। कौशल्या ने बताया कि उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने दीपाली को काम करने के लिए मैथिली के घर में भेज दिया था और खुद दूसरे घर में काम करने चली गई थी। मैथिली के घर की एक चाबी कौशल्या के पास भी रहती थी, ताकि वे परिमल के ऑफिस जाने के बाद भी आकर काम कर सके। रविवार का दिन होने के कारण परिमल घर में था। जब कौशल्या उसके घर पहुंची तो दीपाली अस्त व्यस्त कपड़ों में रोती हुई घर के बाहर ही मिल गई। उसने कौशल्या को बताया कि किचन में बर्तन धोते समय परिमल ने उसे बाहों में दबोच लिया था और उसके होठों को अपने दांतों से बुरी तरह घायल करके उसे बेडरूम की ओर खींचकर ले जाने लगा तो वह उसे धक्का देकर बाहर भाग आई। कौशल्या जानती थी कि कुछ कहने पर परिमल साफ इनकार कर देगा और दीपाली की ही बदनामी होगी, इसलिए वह गांव चली आई कि किसी तरह गरीबी में गुजारा कर लेगी, लेकिन दीपाली को किसी घर में काम करने नहीं जाने देगी। मैथिली ने तुरंत कोई निर्णय लिया और कौशल्या को कुछ समझाकर मायके वापस आने की बजाय कानपुर अपने घर लौट आई। फ़ोन पर उसने
मायके में बता दिया कि कुछ ज़रूरी काम के कारण वे कानपुर वापस लौट आई है। हालांकि माँ और पापा नाराज़ भी हुए, लेकिन उसने दोबारा आने को कहकर उन्हें मना लिया। अचानक आने पर परिमल ने पूछा भी, क्या बात है, इतनी जल्दी लौट आई? मेरे बिना मन नहीं लगा क्या? कुछ ऐसा ही समझ लो, मैथिली का उत्तर। रविवार को परिमल सोकर उठा। उसने बैठक में कौशल्या और दीपाली को देखा तो आश्चर्य रह गया। उसने मैथिली को दूसरे कमरे में बुलाया। ये लोग यहाँ क्या कर रही हैं? इन्होंने तो काम छोड़ दिया था। हाँ परिमल, छोड़ दिया था, लेकिन अब ये लोग इसी घर में मेरे साथ रहेंगी। क्यों? परिमल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहूँगी? अकेले? परिमल की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब? मैथिली ने व्यंग से उसकी ओर देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें शर्म नहीं आई 12 साल की बच्ची के साथ ये सब करते हुए? ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। इस 2 कौड़ी की लड़की का विश्वास करके तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। और मैथिली की गुस्से से घूरती आंखें देखकर बेशर्मी से बोला, चलो मान लिया कि अगर मुझसे गलती हो भी गई तो क्या हुआ? आखिर मैंने उसके साथ कुछ गलत किया तो नहीं था, केवल करने का प्रयास किया था। तुम इतनी सी बात का तिल का ताड़ क्यों बना रही हो? क्या एक बाई के लिए अपना खुद का घर बर्बाद कर दोगी? फिर हंसकर कहा, सोच लो कि कहीं परोपकार के चक्कर में तुम खुद बेघर ना हो जाओ। मेरा क्या है, मैं तो मर्द हूँ, इस लड़की की ही बदनामी होगी। मैथिली ने बहुत शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है मेरे साथ विश्वासघात और किसी बच्ची की अस्मिता को भंग करने का अपना कृत्य। तुम्हारे लिए केवल इतनी सी बात है, अब मैं और तुम साथ नहीं रह सकते। मुझे तलाक चाहिए तुमसे। परिमल पूर्णतः निश्चितता पर उतर आया। तो जाओ, मेरा बेटा मुझे दे दो और जहाँ मन हो चली जाओ। देखता हूँ कितने दिन मायके वाले रख लेंगे। अभी केवल तलाक शब्द सुना है, जब खुद पर पड़ेगी तब पता चलेगा। कहाँ से पालोगी खुद को और अपने बच्चे को? कभी 1 रुपया तो कमाया नहीं है तुमने? बिना आवेश में आए मैथिली ने उत्तर दिया। तुमसे किसने कहा कि मैं मायके जाऊंगी? इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं ऐसे ही चुपचाप चली जाऊंगी। पहले मैं अपने दोनों के माता पिता और रिश्तेदारों को बुलाकर तुम्हारी करतूत दीपाली के मुंह से सुनवाऊंगी। उसके बाद दीपाली को न्याय दिलवाने के लिए अदालत जाऊंगी। बदनामी अगर उसकी होगी तो तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की भी होगी, साथ ही तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। परिमल काँप गया। उसने मैथिली के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ऐसा मत करो, इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मेरी नौकरी चली जाएगी। बदनाम कर्मचारी को कोई भी काम नहीं देना चाहेगा। बदनामी के कारण मेरे परिवार के लोग और रिश्तेदार मुझे त्याग देंगे। मैं इन दोनों से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। जितना पैसा ये लोग कहेंगी देने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगी वह करूँगा, लेकिन अपना ये आखिरी फैसला बदल दो। मैथिली सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहे, हमारे अलगाव और दीपाली की कहानी जग जाहिर ना हो, तो इसी समय ये घर छोड़कर चले जाओ। कभी मेरे सामने मत आना और 1 महीने के अंदर अपना स्थानांतरण करवाकर ये शहर छोड़ दो। मैं सबको जवाब दे दूंगी। परिमल की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं तुम्हारे और हार्दिक के बिना कैसे रहूँगा? बहुत प्यार करता हूँ तुम दोनों से। पता नहीं उस दिन कैसे। कभी सोचा है कि यदि उस दिन दीपाली तुम्हें धक्का देकर भाग ना गई होती तो क्या होता? मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए ये आखिरी फैसला लेते हुए बहुत तड़प रही हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ साथ स्वयं को और तुम्हारे निर्दोष मासूम बच्चे को भी सज़ा दे रही हूँ, जो पिता के होते हुए भी बिना पिता की छाया के पलेंगे।
क्योंकि आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। परिमल ने मैथिली का हाथ पकड़ना चाहा तो वह उससे दूर हो गई। मुझे और अपने बच्चे को छूने का अधिकार तुमने खो दिया है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चे को पाल लूँगी। मेरी चिंता मत करना। चाहो तो शादी कर लेना, क्योंकि मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कभी मेरे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी में आने की कोशिश की तो मुझे गड़े मुर्दे उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। मैंने पैसा कमाया नहीं तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर होना जानती हूँ। मुझे सिर्फ एक बार माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। परिमल गिड़गिड़ाने लगा। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती। ये तो अच्छा हुआ कि दीपाली के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। यदि तुमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया होता तो इतना समझ लो कि अब तक तुम्हें मारकर मैंने आत्महत्या कर ली होती। मैथिली की आंखें बरसने लगी। अब परिमल के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक नज़र पालने में लेटे हुए हार्दिक पर डाली और बैग में अपने कपड़े रखने लगा। समझ गया कि मैथिली का आखिरी फैसला मानने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को आखिर तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।